नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। आपको शायद याद होगा उनका यह डायलॉग। यह बात उन्होंने विपक्ष को पस्त करने के संदर्भ में कही थी, लेकिन अब यही बात आरएसएस के संदर्भ में खरी उतर रही है। आप जानते हैं कि आरएसएस यानी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस साल अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। कल यानी दशहरे पर आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और इसीलिए उन्हें यह मौका बड़ा खास और महत्वपूर्ण लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी इस मौके पर सारी लाइमलाइट अकेले लेना चाहते हैं। आरएसएस के लोगों को मोदी के सामने हाशिए पर रहना पड़ेगा, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने संघ की तारीफ की, और आज मोदी ने दिल्ली में आरएसएस को समर्पित खास 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। सिक्के की खासियत यह है कि पहली बार हिंदुस्तान का कोई ऐसा सिक्का आया है जिसमें तिरंगा नहीं है। भारत माता तो बनाया गया है, भारत माता के हाथ में भगवा है, लेकिन तिरंगा नहीं है। देखिएगा, आप लोग थोड़ी देर में दिखा भी देंगे हम स्क्रीन पे। और डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद नहीं थे। उनकी कमी बहुत खली। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों साथ साथ अगर स्टेज पे होते तो शायद 75 साल का जो बैरियर है उस पर भी विचार विमर्श वो दोनों साथ में कर लेते, लेकिन नहीं किए। और बगल में दत्तात्रेय आपको दिखाई दे रहे हैं, दत्तात्रेय होसबले दिखाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के बगल में। ये देखिए, ये भगवा सिक्का, ये सिक्का जो है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे आप तो उसमें तिरंगा दिखाई नहीं देगा। अब मोहन भागवत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तिरंगा भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बहुत कुछ। मोहन भागवत ने पिछले महीने 3 दिन आरएसएस का शताब्दी समारोह दिल्ली में मनाया था, तो आज वो क्यों मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में या न रहें, इसका अभी एक सवाल तो उठता है। क्या मोदी और भागवत में आपस में बन नहीं रही है, या मोदी जैसे अपने साथ न किसी को माला में आने देते हैं न तस्वीर में, वैसे ही उन्होंने भागवत को भी किनारे किया है क्या? आपने माला, तस्वीर, ये सब की बात समझ गए होंगे आप लोग कि मैं कहां, किस लिए, किस संदर्भ में कह रहा हूं। एक बार राजनाथ सिंह जी आ रहे थे माला में, लेकिन उनको बाहर निकाला गया। कई पुल के उद्घाटन में, किसी और कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी अकेले झंडा लेके निकलते हैं, सारे लोग किनारे रहते हैं। वैसे ही यहां भी भगवा लेके अकेले निकलना चाह रहे थे, लेकिन मोहन भागवत जो प्रमुख हैं आज की तारीख में सर्वे सर्वा आरएसएस के, वो इस कार्यक्रम में नहीं थे। और यह पहला मौका नहीं है। आप याद कीजिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मोदी ने किया था उद्घाटन, तब भी भागवत को किनारे ही जगह दी गई थी। अब मोदी भले आरएसएस की तारीफ करें, लेकिन आरएसएस क्या मोदी के सामने दब रहा है, यह भी सवाल उठ रहा है। आपको बता दूं कि आज नरेंद्र मोदी ने फिर इतिहास से उलट भाषण देते हुए कहा है कि आरएसएस के कई नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसके लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। और अब चूंकि इतिहास एक नए सिरे से लिखा जा रहा है, तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब इतिहास को बदल चुके हैं। पढ़ाई में, पठन पाठन में आप देख लीजिए, 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, सीबीएसई की किताबों में आप देख लीजिए कि हर जगह से उन ऐतिहासिक पन्नों को फाड़कर निकाला जा रहा है, नए पन्ने जोड़े जा रहे हैं। जहां आज की तारीख में आज की सरकार जैसा चाहती है वैसे इतिहास लिखे जा रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास, इस पे भी आजादी का इतिहास लिख रहे हैं, जिसमें आरएसएस के बहुत सारे लोगों ने, स्वयंसेवकों ने जेल की सलाखों में जाकर भारत की आजादी के लिए बहुत सारे काम किए। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी को। साजिश से नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था
कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। जो सच्चाई है, जो इतिहास है, वो यही लाइनें हैं जो कांग्रेस लिख रही है। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जब पूरा देश जल रहा था, जेल जा रहा था और जल भी रहा था, यह शब्द भी लिखा जा सकता था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। वैसे मोदी ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी आरएसएस को मुख्यधारा में आने से रोकने के लिए अनगिनत षड्यंत्र किए गए। तो सवाल यह है कि क्या मोदी का इशारा सरदार पटेल की तरफ था, जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्या मोदी के लिए अब पटेल भी उपयोगी नहीं रहे? वैसे मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस ने आरएसएस की सच्चाई बताते हुए कुछ और लिखा है, जरा वो भी आपको बताता हूं। अगर यह कहा जाए कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन यह संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधी से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। कांग्रेस के इस करारे हमले के बाद अब बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, यह देखना होगा। वैसे इस समय समस्याएं चुनाव आयोग की बढ़ने वाली है दोस्तों। ये तो आरएसएस का मामला है और नरेंद्र मोदी आरएसएस के ध्वजवाहक रहे हैं, आप जानते हैं, इसलिए स्वयंसेवक रहे हैं, इसलिए वो तो आएंगे ही आगे। और तब जबकि उधर मोहन भागवत ने कह दिया था कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने अपने आप को फिर संभाला, नीचे वाला हाथ लगाया था, लेकिन उसके बाद से नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ करने और उधर उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, वो भी तब जबकि अब आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। और ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर जो है दूसरा, वो बिहार में एसआईआर का मामला है और एसआईआर की जो फाइनल सूची है वो आ चुकी है, आपने देख लिया, उस पर हम लोगों ने बातें भी कर ली। लेकिन ये एसआईआर की जो लास्ट जो फाइनल लिस्ट आई है, उस लिस्ट से चुनाव आयोग की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, ये तय मानिए आप, समस्याएं उसकी बढ़ने वाली हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गड़बड़ी पाए जाने पर सारी प्रक्रिया रद्द होगी, और अब जो बिहार की फाइनल लिस्ट आई है उसमें 69 लाख नाम काटने पर 3 वजहें बताई जा रही हैं। जो 69 लाख नाम काटे गए हैं, मतदाताओं को हटाया गया है, मतदाताओं की मौत हो जाना पहली वजह, मतदाताओं का दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना दूसरी वजह, और मतदाताओं का 2 या इससे ज्यादा जगहों पर सूची में नाम होना तीसरी जगह। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस पर विधानसभा यानी विधानसभा वार कह लें और उसमें भी बूथवार विश्लेषण कर अजीबोगरीब पैटर्न को उजागर किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 80 बूथों में इतने युवाओं की मौत दिखाई गई है जो असंभव लगती है। 80 बूथों में बहुत ज्यादा युवाओं की मौत। 973 बूथ तो ऐसे हैं जिनमें हटाए गए सारे नामों के पीछे मौत ही एक कारण है। 973 बूथ ऐसे हैं जिसमें जितने नाम हटाए गए हैं और हटाने का कारण सिर्फ एक है कि अब यह मतदाता नहीं है इस दुनिया में। 127 बूथ ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के नाम ज्यादा हटाए गए हैं, 127 बूथ, और 5084 बूथ ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर अनुपस्थित वजह बताई गई है, यानी वहां नहीं पाया गया, नॉट फाउंड जिसको कहते हैं, वो मतलब जिनके नाम हटे हैं वो सभी अब वहां से कहीं चले गए, ये अनुपस्थित का मतलब। 663 बूथ 663 बूथों में स्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न दिखा है। स्थायी रूप से महिलाएं स्थानांतरित हो गई, शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई, यानी केवल महिलाएं हटी हैं और पुरुष नहीं, वहां सिर्फ महिलाएं हैं। वो भी कितने? 663 बूथ ऐसे हैं जहां सिर्फ महिलाएं हट गई हैं और पुरुष वही हैं। पति पत्नी है तो पत्नी चली गई विदेश, पत्नी चली गई दिल्ली,
मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा कहीं भी काम करने और पति वहां बच्चे खिला रहा है। यही तो दिख रहा है, पैटर्न यही है। हिंदू की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे सीमांत जिलों में ऐसी असमानताएं ज्यादा हैं, या फिर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मतदाताओं को मृत बताने से पहले क्या सत्यापन किया गया था? कुछ क्षेत्रों में इतनी ज्यादा असमानताएं क्यों हैं? महिलाओं को ज्यादा क्यों हटाया गया? और कई क्षेत्रों में इतने ज्यादा युवा मतदाताओं को मृत श्रेणी में क्यों रखा गया? क्या इतने युवा मर गए बिहार में? इतने यूथ, जेनजी कहते हैं, जेनजी मर गए? पप्पू यादव ने तो चुनाव आयोग से मांग की है कि एफिडेविट देकर बताइए कि कितने लोगों को मृत श्रेणी में रखा गया है, या फिर घुसपैठियां कितने मिले हैं। घुसपैठियों की बात यहां जरूरी है, उसी पे के दम पे तो बिहार चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। तो घुसपैठिए कितने मिल गए ये भी बताइए, पप्पू यादव ने पूछा है। वहीं बिहार कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि अब हम इस मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करेंगे। अभी तक तो आपने गहन पुनरीक्षण कर मतदाता सूची बना ली, अब हम करेंगे गहन पुनरीक्षण, यानी अब चुनाव आयोग की एसआईआर कांग्रेस करने जा रही है। तो आइए दोस्तों, दो बातें यहां महत्वपूर्ण, एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ एसआईआर, और इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग किस तरह इन सवालों के जवाब देगा, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार से पहले आरएसएस को किनारे करने की कोशिश में क्या नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, या बीजेपी और नरेंद्र मोदी को किनारे करने में मोहन भागवत लगे हुए हैं, या दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दिखाने के कुछ और, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और हैं। ये सारी बातें जरा आज इस चर्चा में करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी